वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम करने वाले रिव्यू नए आए सीजन द राइजिंग ऑफ शील्ड हीरो के सीजन 2 के एपिसोड 1 और 2 का रिव्यू। तो जानते हैं कि क्या एपिसोड 1 और 2 में। तो उसकी शुरुआत वहीं से होती है जहाँ सीजन 1 खत्म हुआ था, यानी कि डेमी ह्यूमंस का जो रैल्म था जहाँ वो रहते थे, वो जगह अब अंडर है शील्ड हीरो के, मतलब उस हिस्से का वो राजा है और वो उसका किंगडम है। और इसके अलावा हमने सीजन 1 में देखा था कि वो हीरो अपने एक सबऑर्डिनेट को निकाल देता है जो शायद कमज़ोर थी या फिर उसकी टीम के लिए एक बर्डन थी, जो अब अंडर है शील्ड हीरो के, ताकि वो ट्रेंड होकर गलत साबित कर सके वो हीरो को और बन सके और पावरफुल। अब इस बीच इस गांव में, इस एरिया में कुछ इन्वेडर्स आ जाते हैं जो चमगादड़ के रूप में दिखाई देते हैं, जिनके पीठ पर कछुए जैसा कोई कवच होता है, जो होते हैं बहुत खतरनाक। पर इसको फीलो और रेप्टिलियन रोक देते हैं बिना शील्ड हीरो की मदद के। और यहाँ जब उसका सैंपल इकट्ठा करता है, मतलब उन मरे हुए और हारे हुए क्रीचर्स का सैंपल इकट्ठा करता है शील्ड हीरो, तो उसे पता चलता है कि ये सब उसने पहले जमा कर रखा है, मतलब ये डाटा पहले से मिलता हुआ डाटा है। अब इसके अलावा यहाँ वेव पॉज हो चुका है, मतलब जो वेव है वो अब यहाँ पे कंटिन्यू नहीं होने वाला, जिसको 7 दिन रहते थे और वो ये 7 दिन 7 पे रुका हुआ है। और ये टाइम ना तो आगे बढ़ रहा है ना पीछे जा रहा है। अब इसके अलावा उन्हें फील होता है एक प्रेशर, एक अनजान प्रेशर। अब जिस सब के बाद एक मीटिंग रखती है रानी सभी 4 हीरोज के साथ, जहां बात होती है एक लेजेंडरी मॉन्स्टर की, जो कि स्पिरिट टर्टल, जो शायद दोबारा जाग चुका है, जिसकी वजह से वेव कंटिन्यू नहीं हो रही है और काफ़ी बड़ी मुसीबत आ सकती है इस पूरी दुनिया पे। अब क्योंकि ये वेव नहीं है, जिसकी वजह से बाकी हीरोज के कानों पे जू तक नहीं रेंगती और वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। जिसके बाद बचते हैं नाफूमी और रानी, जो इस मर्डर का कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। अब इसके अलावा बात छिड़ती है मेल्टी की, जो कि अभी डेमी ह्यूमंस की दुनिया में उनको हील कर रही है और डेमी ह्यूमंस और नॉर्मल ह्यूमन के बीच के बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही है। तो कहानी में आगे हम मिलते हैं हथियार देने वाले चच्चा से, जो कि यहाँ इन्हें हथियार सप्लाई करते हैं। और रेप्टिलियन देखते हैं कि इनकी साथी कमज़ोर हो रही है, जहाँ उसे स्ट्रांग होने के लिए रेप्टिलियन का तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि स्लेव बन जाना। जैसे कि मैं शुरुआत में देखा था सीजन 1 के, रेप्टिलियन बनती है शील्ड हीरो की और वो धीरे धीरे उसकी कमांड मानते हुए और पावरफुल बन जाती है, जिसको लेकर रेप्टिलियन काफ़ी एक्साइटेड होती है। लेकिन शील्ड हीरो ऐसा करने से उसे मना करता है। पर आखिर में लड़की खुद कहती है कि उसको स्लेव बनना है ताकि वो और पावरफुल बन सके, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। जिसके बाद उसके ऊपर उंगली काट कर अपना खून देकर उसकी छाती में इनक्रिप्शन करके उसे अपना स्लेव बना लेता है। तो देखते हैं कि क्या इससे लड़की इंप्रूव हो जाती है अपनी फाइटिंग स्किल को लेकर और थोड़ी और बहादुर बन पाती है या नहीं। तो स्पिरिट टर्टल को हराने के लिए सफ़र पर निकल चुके हैं शील्ड हीरो और उसकी टीम, जहां वो रुकते हैं एक जगह और खूब पेट भर के मस्त खाते हैं और फिर वो बढ़ते हैं उस गांव की ओर जहां पे स्पिरिट टर्टल ने आतंक मचाया हुआ है। तो उस जगह अगले दिन की सुबह देख पाते हैं बहुत सारे स्पिरिट टर्टल के चमगादड़ को जो दोबारा आतंक मचा रहे हैं, और साथ में इस बार गोरिल्ला भी है जिनके पीठ पे कछुए का कवच है, जिससे आम जनता को बचाता है शील्ड हीरो अपने शील्ड का इस्तेमाल करते हुए। और इस सब के अलावा इन सब को इकट्ठे रोकने के लिए यूज़ करता है रे शील्ड का, जिसके इस्तेमाल से एक बड़े से एरिया में बहुत बड़ा धमाका करते हुए इन सारे प्यादों को मार देता है। अब जिसके जस्ट बाद सामने आती है एक लड़की जो हाथ जोड़े कहती है कि प्लीज़ मुझे मार दो, और फिर वहाँ से गायब हो जाते हैं और हम देख पाते हैं वही प्रेशर जो कि पहले फील हुआ था। तो कहानी में आगे एक बोर्ड मीटिंग शुरू हो जाती है सारे एरियाज़ के किंग और अलग अलग किंगडम्स के बीच में। तो आगे पता चलता है कि स्पिरिट टर्टल हमेशा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में अटैक करता है। अब जिस सबको रोकने के लिए ज़्यादा समय नहीं है, और हम जान पाते हैं कुछ नए मेंबर्स के बारे में इस स्टोरी के, जो सच में काफ़ी कमाल के हैं और जिनकी पोटेंशियल को हम आगे देख पाएंगे। पर कहानी में आगे यहाँ हम जान पाते हैं कुछ और हीरोज़ के बारे में, जो कि यहाँ मौजूद है, जो 7 हीरोज़ में से काउंट होते हैं और जो कि इन 4 हीरोज़ से काफ़ी अलग हैं, और मतलब और भी हीरोज़ हैं। पर आगे हम मिलते हैं उसी लड़की से जो कि शील्ड हीरो कह रही थी उसको मारने के लिए, जो कि स्पिरिट टर्टल की साथी है या फिर उसकी फैमिली का पार्ट है। मतलब इनडायरेक्टली वो एक हिस्सा है स्पिरिट टर्टल का, जो कि स्पिरिट टर्टल नहीं है, या फिर वही है जो कि ह्यूमन रूप में आ चुके हैं, या फिर ह्यूमन टाइप है स्पिरिट टर्टल की शक्तियों का। मतलब बेसिकली स्पिरिट टर्टल के पास बहुत सारी शक्ति है जिससे वो इंसान ही बना सकता है, और ये उसका एक हिस्सा है। तो स्पिरिट टर्टल सोता रहता था, जिसको इन लोगों ने जगा दिया है, जो जागना नहीं चाहिए था। अब बेसिकली वो जागा है, तो जिसके पीछे रीज़न होता था वेव को रोकने का, जिसके लिए वो इस्तेमाल करते थे सोल्स का, जिसकी वजह से वेव रुक जाएंगी। तो यही एक पर्पस था स्पिरिट टर्टल का। लेकिन अब खुद वो मानवता के लिए खतरा बन चुका है, जिसको रोकना ज़रूरी है। तो अब कौन लीड करेगा इस जंग में सब लोगों को, ये एक विवाद की बात बन जाती है शील्ड हीरो और कुछ एरिया के रूलर्स के बीच की। तो यहाँ जो नई लड़की इंट्रोड्यूस हुई थी वो एक कमाल की वॉरियर है, जो कि ट्रेन करती है डेमी ह्यूमंस को सेल्फ डिफेंस के लिए या फिर उन्हें और इवॉल्व होने में फाइटिंग स्किल को लेकर, जैसे कि उसने ट्रेन किया था रेप्टिलिया और वो हीरो के गुट से निकाले गई लड़की की
एबिलिटी को एनहांस करने के लिए भी। तो आगे जंग की तैयारी पूरी हो चुकी है, जहाँ पर बहुत सारे सिपाहियों को इकट्ठा कर लिया गया ताकि ये डेंसली पॉपुलेटेड लगे और स्पिरिट टर्टल इन पे ही हमला करे और इसी जगह बना रहे। अब जहाँ बहुत सारे लोग और तैयार है अलग अलग तरह के हथियार को लेकर, और यहाँ शील्ड हीरो भी अपनी टीम के साथ तैयार है, जहाँ वो अपने नए नवेली स्लेव को, जो कि फाइटिंग स्किल में इतनी निपुण नहीं है और इतनी कॉन्फिडेंट नहीं रहती, उसको रिसर्च करने के लिए भेज देता है लाइब्रेरी में, ताकि वो स्पिरिट टर्टल के बारे में जान सके और भी बातें जो कि इन्हें काम दे इस फाइट के दौरान। तो अब रात का समय आ चुका होता है, जहाँ पर सब चिल कर रहे होते हैं छोटे से शमशान के आगे बैठकर, और फिर यहाँ पर वही सनसनाता हुआ झटका, प्रेशर या फिर एक ग्रेविटेशनल फोर्स इन्हें फील होती है, जो शायद आगाज है जंग का, जिसके बाद ये लोग तैयार हैं। तो जैसे कि अब तक आप जानते होंगे, इस बार मुकाबला है स्पिरिट टर्टल से, जो कि नींद से जाग चुका है, जिसको सब भाप पाते हैं, और हर तरफ उससे लड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी होती है। जहाँ पर तैयार है शील्ड हीरो की टीम के साथ साथ कुछ और जवान भी, जो कि पहले से तैयार थे इसे लड़ने के लिए, जो अपने हथियारों के साथ अटैक करना शुरू करते हैं स्पिरिट टर्टल पे। और यहाँ शील्ड हीरो भी अपने शील्ड से हेड शील्ड का इस्तेमाल करते हुए सारे चमगादड़ों को अपनी तरफ खींच लेता है, जिस जगह स्पिरिट टर्टल की फैमिलियर भी उनकी हेल्प करती है और सारे चमगादड़ों को ग्रेविटी की मदद से नीचे गिरा देती है। पर स्पिरिट टर्टल को भी हम कम नहीं आंक सकते, जो कि अपने ऊपर हो रहे वारों को रोकने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। पर उसके पैरों से कुचलने के बाद भी कुछ फौजी, कुछ सिपाही हार नहीं मानना चाहते, जो कि अपने साथ साथ स्पिरिट टर्टल को भी ले डूबते हैं, जिस बार से स्पिरिट टर्टल आगे चल नहीं पाता। और यही होता है मौका उसको हराने का, जिस बीच वो अपने पीठ पे कई सारे क्रिस्टल उगा लेता है, जिस क्रिस्टल से वो वार करता दूर दराज मौजूद सारे सिपाहियों के ऊपर। पर उसको रोक कर हराने के लिए शील्ड उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी स्पिरिट टर्टल का एक और फैमिलियर सामने आता है, जो कि उन्हें रोक कर खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी स्पिरिट टर्टल की वो फैमिलियर जो कि इनके साथ थी, उसको अपनी ग्रेविटी से रोक लेती है, और स्पिरिट टर्टल को रोकने के लिए सभी तैयार हैं। जहाँ इस समय उन मंत्रों का इस्तेमाल भी किया जाता है, जो कि फर्स्ट सीज़न में शील्ड हीरो के ऊपर इस्तेमाल हुए थे, और साथ में बाकी हीरोज़ के ऊपर भी शायद हुए थे यूज़ चर्च के फादर के द्वारा। लेकिन इस बार ये मंत्र यूज़ होता है स्पिरिट टर्टल पे, जिसके बाद उसके गले में एक खरोच आ जाती है, जहाँ उसे रोकने का तरीका होता है उसकी गर्दन को काट देना। लेकिन इतना काफ़ी नहीं होता, जिसके बाद उसको रोकने के लिए और उसके गले की इस दरार को और चौड़ा या फिर काटने के लिए उसकी गर्दन रेप्टेलिया और फिलो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो भी काफ़ी नहीं होता, जहाँ पे शील्ड अपने शील्ड की शक्ति से उसके अंदर और बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करता है, जिसके लिए उसे और शक्ति की ज़रूरत होती है, जहाँ पर उनके बाकी के साथी भी उनकी मदद करते हैं, और दोबारा वही स्पिरिट टर्टल की फैमिलियर अपनी शक्तियाँ देते हैं शील्ड हीरो के शील्ड में, जिससे वो अपने उस धसी हुई शील्ड का आकार और बड़ा कर लेता है। और इसी में और जोड़ते हुए वो लड़की भी, जो कि हमें लगती थी किसी काम की नहीं है, जो कि पहले बो हीरो की सबऑर्डिनेट हुआ करती थी, जिससे रेप्टिलियर और फिलो की शक्तियाँ और बढ़ जाती है और वो पार निकल जाती है अपनी शक्तियों के साथ, और शील्ड हीरो के शील्ड को धक्का देते हुए स्पिरिट टर्टल की गर्दन की आर पार, और उसकी मुंडी कट जाती है, और जिसके साथ एपिसोड 3 एंड हो जाता है। और फिर हम बढ़ते हैं एपिसोड 4 की ओर, जिस एपिसोड की शुरुआत होती है बो हीरो की पुरानी सबऑर्डिनेट से, जिसका एक खुशहाल परिवार था, जो हंसी खुशी रहा करता था। लेकिन तभी उसे कोई उठा के ले जाता है, क्योंकि उसके पापा ने किसी का कर्जा नहीं भरा होता, जो कि एक झूठा आरोप होता है, जिसमें उसको फंसाया जाता है, जहाँ वो कैद हो जाती है पिंजरों के पार एक जेल में। पर तभी वहाँ पे बो हीरो आता है उस जगह को हत्याने और सबको हराने और इसको बचाने, जिस दिन से उसके दिलो दिमाग और जज्बातों में उसका जादू छा चुका होता है। और शायद यही एक रीज़न है जिसके वजह से ये बो हीरो को इतना एडमायर करती है। अब इस सब की बात कहानी में आ गई, अगर स्पिरिट टर्टल हार गया है तो उसकी फैमिलियर अब भी ज़िंदा कैसे है, मतलब यहाँ मौजूद कैसे है, उसको भी गायब हो जाना चाहिए था। और साथ ही साथ वो दुखी है क्योंकि लोग उसको एडमायर कर रहे हैं, जहाँ इन सब का रीज़न वही है क्योंकि वो स्पिरिट चुराती है वगैरह वगैरह। पर उसने यहाँ हीरो वाला काम किया और काफ़ी हद तक हेल्प किया इसकी, तो इसको ये एडमिरेशन मिलना चाहिए जिसको डिज़र्व करती है। अब क्योंकि ये गायब नहीं हुई है, जिसका मतलब स्पिरिट टर्टल हारा नहीं है, और जिसके लिए इन्हें करनी पड़ेगी चढ़ाई स्पिरिट टर्टल पे और उसके ऊपर जाकर अंदर से उसको रोकना पड़ेगा, जिसके बारे में स्पिरिट टर्टल की फैमिलियर को कुछ याद नहीं आ रहा। पर उन्हें ऊपर जाना पड़ेगा और काफ़ी रात हो जाती है स्पिरिट टर्टल के ऊपर घूमते हुए, जिसके बाद उसके ऊपर कैंपिंग करके वहीं रुक जाते हैं। पर अगले दिन वो पहुंचते हैं उस जगह जहाँ स्पिरिट टर्टल के ऊपर लोग रहा करते थे, जिस जगह काफ़ी सारी लाशें मिलती है और साथ में एक घर शायद या फिर एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे स्पिरिट टर्टल के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। और शायद यही जगह थी जहाँ पे वो सील तोड़ा गया था, जिसके बाद स्पिरिट टर्टल जागा होगा, जिस जगह पड़ताल करता है शील्ड हीरो। तो जगह कई सारी बातें लिखी है
और इसके ऊपर एक टैबलेट में कुछ जापानीज़ में लिखा हुआ है जिसको ये लोग नहीं पढ़ पाते, जिसको शील्ड हीरो काफ़ी आसानी से पढ़ लेता है क्योंकि ये उसी की दुनिया की भाषा है। तो इन्हें थोड़ी बहुत लीड मिली है उसे रोकने के बारे में, लेकिन ये अब भी नहीं जानते उन्हें क्या करना है। लेकिन तभी स्पिरिट टर्टल की फैमिली को कुछ याद आता है और वो याद कर पाती है इन सबकी बातें सुन के कि स्पिरिट टर्टल को रोकने के लिए हमें अंदर एक श्राइन में जाना पड़ेगा, बेसिकली उसके दिल को तबाह करना पड़ेगा, जो कि एक मूर्ति की तरफ है, जिसके लिए उन्हें अंदर एक सुरंग से होते हुए जाना पड़ेगा, या फिर यूँ कहे कि स्पिरिट टर्टल की नाड़ियों से होकर जाना पड़ेगा उसके दिल की ओर, जहाँ पे शील्ड हीरो की पूरी टीम नहीं जाती, जिसमें चुनिंदा लोग जाते हैं जैसे कि शील्ड हीरो, रेप्टेलिया और फीलो। लेकिन तभी उन्हें ज्वाइन करने की बात करती है वो हीरो की सबऑर्डिनेट भी, और ये चारों साथ में अंदर की ओर निकल जाते हैं। और अंदर उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो ह्यूमन होते हैं, पर वो शायद भेस बदले हुए हैं, जिसके बाद यूज़ करती है रेप्टेलिया भेस बदलो टेक्निक का रिवर्स, जिनसे उनका ये मिराज हट जाता है और सामने आता है एल लार्क और उसके सबऑर्डिनेट के साथ ग्लास भी होती है यहाँ, जिसको अब तो मिल ही चुके होंगे सीजन 1 में भी। तो अब तक हमने देखा था कि इन लोगों ने स्पिरिट टर्टल को हरा दिया है, लेकिन वो हारा नहीं है उसकी मुंडी कटने के बावजूद, जहाँ उसको हराने के लिए उसके शरीर के अंदर जाके उसके दिल को तबाह करना पड़ेगा। जैसा करने के लिए शील्ड हीरो और उसकी टीम आगे बढ़ती है, जहाँ रास्ते में उन्हें मिलते हैं दूसरी दुनिया के हीरोज जो कि रूप बदले हुए थे, लेकिन जिनका गोल भी इस समय लड़ना नहीं है नाओफुमी और बाकी सबसे, जहाँ उनका गोल भी है इस स्पिरिट टर्टल को रोकना, जो चाहता है एक ट्रूस फॉर्म करना इन दोनों टीम के बीच में, लेकिन नाओफुमी उसके लिए इनकार कर देता है और दोनों अपने अपने रास्ते की ओर निकल जाते हैं। जहाँ नाओफुमी और उसकी टीम को मिलती है आवर ग्लास, जो कि शायद दोबारा स्पिरिट टर्टल के रीजनरेट होने की टाइम को कैलकुलेट कर रहा है। तो नाओफुमी और उसकी टीम पहुंच जाती है उस दिल वाली जगह पे, जहाँ उन्हें मिलता है वो शख्स जो कि इन सब के पीछे है और जिसने इस स्पिरिट टर्टल को एक्टिव किया है। और साथ में यहाँ पे एक्स हीरो या फिर दूसरे दुनिया के हीरोज को भी मिल चुका है दिल, जो कि उसको तबाह कर रहे हैं और बार बार वो दोबारा अपने आप को रीजनरेट और अपनी संख्या बढ़ा ले रहा है। पर नाओफुमी और उसकी टीम इस दिल को ख़त्म करने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद झलकी आती है स्पिरिट टर्टल की फेमिलियर को, जो कि पता कर पाती है कि शायद ये असली दिल नहीं था और रोकने के लिए शायद इसे हराना काफ़ी नहीं होगा, जिसके लिए हमें अंदर जाके कुछ और तबाह करना पड़ेगा, क्योंकि अब भी वो जिंदा है और स्पिरिट टर्टल के मरते उसे मर जाना चाहिए था या फिर सही सलामत नहीं होना चाहिए था। तो ओवरऑल उसकी झलकी के साथ वो एक नई जगह खोलती है, जिसके अंदर मिलता है उन्हें वही शख्स जो कि इस सब के पीछे है, और वो बताता है कि तुम्हें इतनी मेहनत ना करनी पड़ती अगर तुम पहले इस स्पिरिट टर्टल की फेमिलियर को मार देते, क्योंकि इसकी शक्तियाँ ये बताती है कि ये स्पिरिट टर्टल फेमिलियर नहीं है, ये खुद स्पिरिट टर्टल ही है, जिसके बारे में अभी अभी पता चला है खुद स्पिरिट टर्टल के इस फेमिलियर को भी। और यहाँ दोबारा रीजनरेट हो चुका है टर्टल, क्योंकि उसके लिए उन्होंने यूज़ किया है इन 3 हीरोज़ का लाइफ सोर्स, जो काफ़ी कमज़ोर थे, लेकिन इनकी लाइफ सोर्स या फिर सोल की संख्या इनके अंदर काफ़ी तगड़ी थी, जिसकी वजह से जल्द ही अब तैयार हो चुका दोबारा वो टर्टल, जो क्रिस्टल बना के अपनी पीठ पे सब पे लेज़र के वार करने जा रहा होता है, लेकिन उन लोगों को बचाती है फितोरिया द फीलो क्वीन। और साथ ही साथ इस कमरे में जहाँ पे कि इस क्रिस्टल का असली हार्ट है स्पिरिट टर्टल का, पहुँच जाते हैं दूसरी दुनिया के वो 3 हीरोज़ भी। पर ये शख्स काफ़ी खतरनाक है, जो अपनी शक्तियों से इनको मुकाबला देने के साथ साथ अपनी एक और शक्ति से इन सबको ग्रेविटी के चपेट में ले लेता है और ये लोग हिल नहीं पाते। जहाँ इसका शिकार होता है शील्ड हीरो, जिसको तड़पा रहा होता है, और इस ग्रेविटी में कोई भी उठ नहीं पाता और शील्ड हीरो बेबसी से बस उसके वारों का स्वाद चख रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे खड़ी होकर उठ जाती है रीशिया, जिसके ऊपर इसकी शक्तियों का असर नहीं हो रहा, और जो कहती है कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, तुम बिल्कुल मेरी तरह कमज़ोर हो और डरपोक हो। जहाँ उसके बाद उसके ऊपर कई सारे तगड़े तगड़े वार इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उन सबसे बिना डरे वो आगे बढ़ती है। और साथ ही साथ ओस्ट सामा यानी कि स्पिरिट टर्टल फेमिलियर अपनी शक्तियाँ देती है कुछ शील्ड हीरो को, जिसके बाद वो खड़ा हो पाता है और उसकी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए रेप्टेलिया और फीलो भी आगे बढ़ पाते हैं उसके ग्रेविटी की शक्तियों को कैंसिल करते हुए। और साथ ही साथ रीशिया भी यहाँ आध बबूला हो चुकी है और अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए इसको ऑलमोस्ट हरा देती है। अब क्योंकि स्पिरिट टर्टल को रोकने का एक ही तरीका है, जहाँ इसकी मुंडी और दिल को एक साथ तबाह करना पड़ेगा, जहाँ से कोऑर्डिनेट करती है फीलो, क्योंकि वो फितोरिया से अपने एंटीना से वायरलेसली बात कर सकती है, जिसके लिए फीलो जाती है उन 3 दूसरी दुनिया के हीरोज़ के साथ ताकि वो कोऑर्डिनेट कर सके फितोरिया से, जो कि उसकी मुंडी उड़ाना चाहती है। तो सब तरफ हर कोई अपनी शक्तियाँ जोड़े तैयार है, जहाँ उन तीनों हीरोज़ के साथ साथ यहाँ पे सभी किंगडम के लोग भी अपनी शक्तियों से एक बड़ा सा स्पेल तैयार करते हैं, जिसको कि रिपेल कर रहा होता है टर्टल। लेकिन तभी फितोरिया के एक और वार के साथ उसके इस वार का काउंटर वो नहीं रोक पाता और मल्टीकास्टिंग स्पेल का सीधा वार लगता उसकी खोपड़ी पे। अब जहाँ फितोरिया ने उसके गले में छेद कर दिया है और अब एक खोपड़ी में वार जैसे उसकी मुंडी तबाह हो चुकी होगी,
अब साथ के साथ इन्हें दिल भी तबाह करना है, और फिर ऐसा करने पे उस क्रिस्टल के ऊपर वाला कवच हट जाता है जो कि उसको तबाह होने से रोक रहा था, और अपने रे शील्ड का इस्तेमाल करता है शील्ड हीरो उस शख्स को सबक सिखाने के लिए जिसने ये सब किया। लेकिन उसकी तरफ शायद उसको भी ज़्यादा नफरत नहीं है, जिसकी वजह से वो रे शील्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाता। और अगर ऐसा नहीं कर सकता तो यहाँ पे ओस्ट की शक्तियाँ यानी कि स्पिरिटल फेमिलियर की शक्तियाँ, या फिर यूँ कहे कि स्पिरिटल की शक्तियाँ भी उसको मिलती है, क्योंकि उसके दिल में उसको लेकर नफरत नहीं है। जिसके बाद उसके पास एक कमाल का गियर बन जाता है उसके ही कवच के साथ, जो कि तेज़ वार शूट भी कर सकता है, जहाँ से निशाना लगते हुए निशाना लगता है सीधा इस क्रिस्टल के ऊपर। जिसके बाद पूरा स्पिरिटल हार चुका होता है, और स्पिरिटल फेमिलियर की हालत भी, या फिर स्पिरिटल की फीमेल वर्जन की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो अब चाहे इसे जिस भी तरह से ले या जिस भी तरह से माने, क्योंकि इसका दूसरा पहलू है कि स्पिरिट टर्टल हब हार चुका है, तो वो बंदा जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था वो भाग जाता है एक पोर्टल के साथ, जो कि शायद इन तीनों हीरोज़ की जगह पे खुलता है, क्योंकि ये इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। जहाँ पर शील्ड उनके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पोर्टल उसे अलाउ नहीं करती। पर तभी ओसामा, या फिर यूँ कहें कि स्पिरिट टर्टल के फेमिलियर की वजह से उन्हें परमिशन मिल जाती है उसमें जाने की, और स्पिरिट टर्टल के बाकी के साथ ही जो है द शील्ड हीरो की पलटन, जिसमें ऋषि भी अब शामिल हो चुकी है पूरी तरह से, क्योंकि वो भी इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो क्या नया मोड़ और एडवेंचर लेके आ रहा है दूसरी दुनिया में हमारे हीरोज़ के लिए। तो जहाँ पे ओसामा भी आखिर तक ये चाहते थे कि मैं इनकी साथी बन सकूं, क्योंकि लास्ट में साथी बोला जाता है। तो शायद दोबारा देख सकते हैं स्पिरिट टर्टल का यूज़, जो कि बेसिकली किया जाता है इस्तेमाल जब वेव ज़्यादा ख़तरनाक आने लगे, या फिर कोई ना कोई ज़रूरत पड़े इस दुनिया को स्पिरिट टर्टल की। तो इन फ्यूचर में भी हम देख पाएंगे इन दोनों का साथ मिलकर वेव्स या किसी दुश्मन के खिलाफ हमला। तो स्पिरिट टर्टल के तबाह होते ही जिस जगह वो तबाह होता है वहाँ घास फूस और हरियाली आ जाती है। तो हम देख पाते हैं एक छोटी सी लड़की को, और फिर पढ़ते कहानी के अगले फेज़ में, जहाँ पर कि नाओफुमी और बाकी लोग शायद एक जेल के अंदर गिर चुके हैं, जो कि उनके उस पोर्टल में घुसने से हुआ, जो कि उन्हें दूसरी दुनिया के हीरो की जगह पर ले जाते हैं। तो ये एक जेलनुमा जगह होती है, लेकिन ये जेल नहीं होता, क्योंकि आगे हम देख पाते हैं कि ये सारे गेट खुले होते हैं, जो कि बस रूम होते हैं जिनका लुक शायद जेल की तरह होता है। और आगे हम बढ़ते हैं गेट की ओर, जो चमकदार सा लगता है, और उसके पार जाते ही एक समुद्रिक तट आता है जिसका कोई अंत नहीं होता। मतलब दूर दूर तक इस आइलैंड के अलावा कोई और आइलैंड है ही नहीं। और नाओफुमी और बाकी सब लेवल 1 पे आ चुके हैं अपने, जहाँ पे नाओफुमी की शील्ड दोबारा पुरानी हो चुकी है और रेप्टिलियन दोबारा बच्ची बन चुकी है, जिसको अपने लेवल को अप करना है, जिसके लिए वो पहले की तरह यहाँ नॉर्मल मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और सब अपना लेवल बढ़ा रहे होते हैं। जहाँ नाओफुमी अपनी शील्ड में तरह तरह की चीज़ ऑब्जॉर्व कर रहा होता है, और इस सबसे थक हार कर पानी पीने जाते हैं, जहाँ पानी पीने वाली जगह पे आ जाता है कप्पा, और जो काफ़ी खतरनाक होता है। और लेवल 1 पे लोग उससे नहीं लड़ पाते, भले कुछ भी कर ले, और नाओफुमी को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचती है इससे लड़ते हुए। और तभी वहाँ पहुँचते एक बच्ची, जो कि अपने हथियार से इसको हरा देती है। और ये बच्ची नहीं होती, ये यहाँ की कार्डिनल हीरो होती है, जैसे कि नाओफुमी अपनी दुनिया का था, जो है हंटर हीरो, और जो इस मॉन्स्टर को काफ़ी आसानी से हरा भी देती है। और इन सब की बातें होती है यहाँ पे, जहाँ जान पाते हैं कि ये ग्लास के दोस्त है, और ग्लास और ये दोस्त है, और ये बच्ची नहीं, ये 18 साल की हो चुकी है। तो आगे हम बढ़ते हैं खाने पीने की, और इसके साथ वो लोग यहाँ पर आराम करते हैं, और फिर जानते हैं इस आइलैंड के बारे में आगे। इस छोटी बच्ची नहीं, मतलब इस बड़ी लड़की के साथ साथ, जो नाओफुमी की एज की ही है। तो ये बैन 10 के नल वार्ड, या फिर ऐसी जगह की तरह जो कि जेल की तरह इस्तेमाल की जाती है, जहाँ से कोई बाहर नहीं निकल सकता, जहाँ ये फंस जाती है और समय गिनने के लिए इस पत्थर का इस्तेमाल करती है। जहाँ एक समय के बाद इसने समय गिनना छोड़ दिया और अपने जान तक त्यागने का सोचा, लेकिन बाद में सोचा क्या फ़ायदा, यहाँ रह के देखते हैं, क्या पता मैं एक दिन बच जाऊँ, किस तरह से सोल्यूशन निकाल सकूँ यहाँ से बाहर निकलने का। तो हम आगे बढ़ते हैं इस गेट से होते हुए दूसरे गेट की ओर, जो कि इन्हें मिस्र की सभ्यता जैसी जगह पे ले जाती है। और फिर बढ़ता है मैं अगले गेट की ओर, जो कि इन्हें एक चर्च के अंदर ले जाती है, और इसके आगे एक दीवार टूटी होती है, जो कि अंत होता है जगह का, और ये है डेड एंड, जिससे आगे ये लोग नहीं जा सकते, जो कि इस जगह के ख़त्म होने को इंडिकेट करती है, जैसे कोई गेम होता है। पर यह एक सोल्यूशन है जहाँ से बाहर भी निकल सकते हैं, अब जिसके लिए एक ट्राई तो बनता है। तो यहाँ पे ये शायद बायो प्लांट का इस्तेमाल करते हैं, जो ज़मीन में गाड़ते काफ़ी तेज़ से बढ़ना शुरू कर देता है, और बढ़ते हुए हर किनारे की ओर बढ़ रहा होता है, और इस चर्च की दीवारें फाड़ कर भी आगे बढ़ रहा होता है, जो कि इन्हें इस डायमेंशन के पार ले जा सकता है, और इनको वापस शायद उस दुनिया में पहुँचा सकता है जहाँ पे कि ग्लास और बाकी सब बेसिकली इस दुनिया में आए थे हीरो बनने के लिए। तो ये उसमें कामयाब होते हैं, और साथ में उस लड़की को इनवाइट करते हैं अपने साथ कूदने के लिए इस मुसीबत में, या फिर यहाँ से बचने के लिए। तो आखिरकार सब कूद फांद के यहाँ से निकल जाते हैं बाहर, और पहुँच जाते हैं उस जगह पर जहाँ से ये लोग, मतलब ये लड़की आई थी, और जहाँ बेसिकली इनका रियल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे हीरोगिरी दिखाते हैं, या जहाँ की एक कार्डिनल हीरो है। तो आगे कहानी में ये लोग पहुँचते हैं उस जगह पे जहाँ पे अलग अलग सभ्यताएं रहा करती है, जो कि अलग अलग तरह के क्रीचर्स होते हैं, जैसे कि एल्फ,
ज्वेल और गोस्ट मतलब स्पिरिट जो कि गोस्ट की तरह होते हैं, जिनकी कैटेगरी से है ग्लास। तो यहाँ पे खाने पीने के लिए पैसा लगता है जिसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन ये शायद लिमिटेड होगा। तो क्या किया जाए? अब अगर हम बात करें ग्लास की, तो वो एक स्पिरिट है जिनके ऊपर किसी भी तरह के मैजिक असर नहीं होता, जिससे वो अपने आप को हील तक नहीं कर सकते। पर एक सॉल्यूशन है जो कि है ये पोशन, जिसके इस्तेमाल से वो मतलब ग्लास को लास्ट टाइम देखा गया था अपनी एनर्जी को दोबारा रिफिल करते हुए। तो ये अगर यहाँ बेचा जाए तो आत्माएं पागल होकर मतलब स्पिरिट जातियाँ पागल होकर उसको खरीदेगी, जिसका डेमो दिखाते हैं पब्लिक में और काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाते हैं। तो अब इन्हें अगले दिन के व्यापार के बारे में सोचना है कि कैसे ज़्यादा पैसा कमाया जाए और यहाँ से अच्छी तरह से आगे बढ़ा जाए, ताकि हम ज़्यादा मात्रा में धनराशि लेकर आगे बढ़ सकें। मतलब जितना पैसा उतना बेहतर ये ट्रैवल कर पाएंगे, खा पी पाएंगे और मज़े कर पाएंगे। तो अगले दिन के प्लानिंग में ये बेचते हैं कुछ बोतल जो कि लिमिटेड है और सोल के लिए बनाई जाती है, मतलब स्पिरिट के लिए बनाई जाती है, जो कि काफ़ी रेयर होती है, जिसकी लगाई जाती है बोलियाँ। तो पहली बोतल बिकनी शुरू होती है जो कि कोई बंदा ख़रीद लेता है, लेकिन तभी वो जानबूझ के उस गिलास को गिरा देते हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ये गलती से गिर गया और सारी बोतलें टूट गई। लेकिन एक बोतल बच गई जो कि रेप्टिले के हाथ में होती है और जिसकी बोली काफ़ी महंगी लगती है। तो इस इकलौते बोतल से, इकलौते पोर्शन से इन्होंने काफ़ी सारा पैसा कमा लिया, जो कि इन्हें गोल्ड की फॉर्म में मिला, जो कि चांदी के मुकाबले कहीं ज़्यादा होती है। तो कहानी में आगे इन्हें ढूंढना है फीलो को भी और रोकना है कियो को भी, जिसके लिए इन्हें दूसरी जगह जाना पड़ेगा, जो ट्रैवल करना काफ़ी लंबा हो सकता है, जिसके लिए ये लोग यूज़ करने वाले थे ड्रैगन आरो क्लास का, जिससे ये अलग अलग जगह को रैप करके जल्दी पहुंच सकते हैं। पर तभी शहर में कुछ हलचल हो रही होती है और यहाँ पहुँचता है एक शख्स जो कि कहता है कि वो कार्डिनल हीरोज़ के अलावा भी उस ड्रैगन आवर ग्लास को इस्तेमाल कर सकता है, जिसको इस्तेमाल करने की बात अभी ये कार्डिनल हीरो कर रही थी, जो काफ़ी हैरान कर देने वाला है और उसका एक्सपेरिमेंट देखने के लिए सब एक्साइटेड है। अब क्योंकि इन्हें आवर ग्लास खुद इस्तेमाल करना था तो इन्हें वहाँ जाना ही पड़ेगा, लेकिन जो भी काफ़ी सिक्योरिटी में रखा गया और इसके एक्सपेरिमेंट के लिए छोड़ दिया गया, तो उसे पा पाना इतना आसान नहीं होगा, जो बेसिकली एक ट्रैप था कियो का, जिसमें ये लोग फंस जाते हैं और चुपके उस आवर ग्लास तक पहुँचते हुए ये लोग पहुँच तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ ये 3 लोग ही लिमिटेड जा पाते हैं, क्योंकि शायद क्यू अपनी शक्तियों से रेप्टिले को वहाँ जाने से रोक देता है और रेप्टिले पीछे रोक कर उन सब विलन्स को रोकना चाहते ताकि आगे बढ़ सके और फिरो को ढूंढ सके शील्ड हीरो और बाकी लोग, जो काफ़ी बुरा हुआ रेप्टिले के साथ। और ये लोग वापस उस तरफ नहीं जा सकते क्योंकि उस तरफ से उस आवर ग्लास को बंद कर दिया जाता है और नाओफुमी के साथ ये दोनों लड़कियाँ दूसरी जगह पहुँच जाते हैं, जहाँ रेप्टिले अभी भी पीछे छूटी हुई होती है। और आगे हम देख पाते हैं फीलो को, जिसको कि एक शख्स काफ़ी बुरी तरह से ट्रीट कर रहा है, जिसको कि इसने अपने चंगुल में लिया हुआ है और काफ़ी बुरी हालत है फीलो की। तो उम्मीद करते हैं जल्दी नाओफुमी उसको बचा लेगा। तो आगे ये लोग मिलते हैं और भी लोगों से, जिनको इंट्रोड्यूस करवाती है इस दुनिया की एक कार्डिनल हीरो और बताती है कि यह है दूसरी दुनिया के कार्डिनल हीरो, जिसको इतने अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जाता लोगों के द्वारा, क्योंकि इट्स कॉन्ट्रोवर्शियल, क्योंकि दूसरी दुनिया के हीरोज़ इस दुनिया में तबाही मचाने आते हैं और इस दुनिया को तबाह करने आते हैं, ऐसी धारणा काफ़ी प्रचलित है। अब इसके अलावा हम आगे मिलते हैं एक शख्स से जो कि यहाँ देता है किजुना को उसके शिकागामी को वापस, जो कि 2 लोगों के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, जिसमें ग्लास और इसका सैंपल मिक्स है। और एक कमाल की बात यह है कि ये शिकागामी ग्लास को ढूंढ सकता है, तो नाओफुमी को भी बनाना पड़ेगा अपने सैंपल और रेप्टिले के सैंपल से एक शिकागामी, ताकि वो ढूंढ सके रेप्टिले को, जिसके लिए एक सैंपल पड़ा हुआ है यहाँ पे उसके बालों का, उसके शील्ड के अंदर, जो कि काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ें कलेक्ट करता रहता है अपने शील्ड के अंदर, और उसके इस बालों से और अपने खून के बलिदान से वो बनाने में कामयाब हो जाता है शिकागामी, जो काफ़ी हद तक रेप्टिलिया की तरह लगता है क्योंकि वो रकून की तरह दिखता है। और यहाँ पर ये जो शख्स है जो कि यहाँ पर शिकागामी बनाने में मदद कर रहा था नाओफुमी की, वो एक इंसान नहीं, वो एक खरगोश होता है, जो यहाँ का बोल्ट हीरो है, जो कि शायद अंदाज़न फितोरिया की तरह है, जो कि वहाँ की फिलोल क्वीन है, जो बड़ी बड़ी मुसीबत से बचाती है इन लोगों को। बट जो भी हो यहाँ पे आगे इन्हें देता सवारी, जिससे ये पहुँच जाते हैं उस जगह पे जहाँ पे नक्शे में पॉइंट किया शिकागामी ने कि हो सकती है रेप्टिलिया और ग्लास, जो काफ़ी तक सेम जगह इंडिकेट कर रहे हैं। और यहाँ काफ़ी कष्ट उठाना पड़ रहा है फीलो को। तो ये लोग पहुँच जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर कि रेप्टिलिया और ग्लास के होने का अंदेशा है, और उस जगह नाओफुमी महसूस कर पाता है फीलो को, जिसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है एंटरटेन करने के लिए लोगों को, जो अपनी इच्छा से नहीं करना चाहते, जो कि रेप्टिलिया और दर्द में कभी कभी नाओफुमी का नाम भी ले रही है, जिसको बचाने के लिए नाओफुमी वो जाना चाहता था, लेकिन उसको रोकती है रिशिया, जो खुद उसको जान से मारना चाहती है। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया
तो उनके आगे के मिशन की वाट लग जाएगी, जिसके वजह से वो समझता है और रात होने का इंतजार करता है, जहाँ रात को चुपके चोरी करने पहुंचता है वहाँ पर फीलो को, जिसको ढूंढ पाता है, जो यहाँ पर साइज में काफ़ी छोटी हो चुकी है, लेकिन हाँ वही फीलो है जिसके ऊपर लगे तालिस्मान या फिर मंत्र तंत्र को हटाकर पिंजरे से आज़ाद कर देते हैं वो लोग फीलो को। और पहुँचता है वहाँ पे वो शख्स जिसने कि उसको कैद कर रखा था, और उस पर यूज़ करता है शील्ड हीरो अपने एक डरावने शील्ड का, जिससे वो भयानक भयानक सपनाओं की यातनाओं में खो जाता है। और आगे यहाँ काफ़ी डरी हुई है फीलो उस टॉर्चर के बाद से, जो अपने डर से उभर नहीं पाती और नाओफुमी का साथ नहीं छोड़ती। पर तभी अचानक से नाओफुमी महसूस कर पाता है कि वो रेप्टिलिया को फील नहीं कर पा रहा। उसके गुलामी वाले उस निशान को शायद किसी ने हटा दिया है या फिर ऐसा ही कुछ हुआ है। पर यहाँ पर ये शिकाकामी भी जिंदा है, तो रेप्टिलिया भी अभी भी ठीक होगी, जो कि इन दोनों के ठीक होने को इंडिकेट ज़रूर करता है, जिसके लिए इन्हें रोकना पड़ेगा कियो को और ढूंढना पड़ेगा रेप्टिलिया को। जहाँ बीच में हम जान पाते हैं कटाना हीरो के बारे में, जो यहाँ से भाग गया या फिर क्या हुआ है और कौन है ये कटाना हीरो। जो तो उसकी शुरुआत में हम पहुँचते हैं बर्फीली जगह पे, जहाँ रेप्टिलिया को ले जाया जाता है, और एक जेल होता है, और कोई ऐसा वैसा जेल नहीं, एनर्जी ड्रेन करने वाला जेल, जहाँ आप जितनी एनर्जी यूज़ करेंगे वो ड्रेन होती चली जाएंगी, मतलब सोख ली जाएगी। अब जहाँ रेप्टिलिया को मिलते हैं लार्क और उसकी टीम, जो कि यहाँ कैदी बने हुए हैं बिल्कुल रेप्टिलिया की तरह। तो ये जेल कुछ ऐसा काम करता है कि बाहर घूमने वाला वो शख्स जो कि इनका पहरेदार है, इसके गले में लगे हुए ताबीज़ इनकी सारी एनर्जी जो कि सोखी जा रही है उसका इस्तेमाल करके इन्हें रोक सकता है, जिसकी वजह से ज़्यादा पावरफुल है और उसे घर आना इनके लिए अभी के हालत में काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और साथ में ये काफ़ी टफ सिचुएशन है ग्लास के लिए भी, क्योंकि वो खुद सोल है जिसकी एनर्जी नहीं बजाय उसकी लाइफ अब्जॉर्ब हो रही है और धीरे धीरे शायद मर भी सकते हैं जेल में रहते हुए, या शायद काफ़ी कमज़ोर होती चली जाए वो। तो अब जहाँ से बाहर निकलने का एक प्लान तैयार करते रेप्टिलिया, जिसमें वो कामयाब होते हैं, क्योंकि जेल के अंदर उनकी शक्तियाँ कम हो गई थी लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई थी, उसका इस्तेमाल वो कर सकते थे, जिसकी वजह से रेप्टिलियन ने मैजिक का इस्तेमाल किया और इन सबको इनविजिबल करके इल्यूजन क्रिएट किया कि यहाँ ये गेट खुला हुआ है। जिसके बाद गार्ड अंदर आता है और देखते हैं लोग वहीं बैठे हुए हैं जहाँ रेप्टिलिया गायब हो चुकी थी, और उसने उसे गले में लटका हुआ ताबीज़ निकाला, जिसको दिया उसने ग्लास को, और ग्लास में शक्ति का इस्तेमाल करते हुए ने यहाँ से जेल तोड़ के भागने में मदद की। तो ये थी सूझबूझ रेप्टिलिया की, जिसके मदद से वो लोग यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और आगे करते हैं वो लोग शॉपिंग, और फिर रेप्टिलिया खाना खाते हैं, जिसके लिए बिल्कुल भूखी नहीं थी लेकिन काफ़ी सारा ठूस जाती है वो। और ये लोग अपने लेवल को अपग्रेड करने के लिए तरह तरह के मॉन्स्टर से लड़ते हैं और जानते हैं ग्लास और किजुना के फ्रेंडशिप के बारे में भी। तो अभी लोग पहुंचते एक समारोह में जहाँ पे कि कटाना हीरो चुना जा रहा था, जिसके लिए कियो का ये साथी अपने आप को दावेदार बताकर वहाँ से तलवार निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जिसको देखकर काफ़ी गुस्से में आ जाती है रेप्टिलिया, और वो तलवार वहाँ से उड़कर रेप्टिलिया के हाथों में आ जाती है, और उसके साथ ही उसके छाती में बने हुए स्लेव वाले मार्क भी गायब हो जाते हैं। और इस कटाना की शक्ति की वजह से रेप्टिलिया दोबारा वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है, जैसे कि वो यहाँ आने से पहले थी। और रेप्टिलिया भागते भागते पहुँचते एक मंदिर के पास, जहाँ पे उसे मिलती है एक लड़की जो पहचान लेती है उसे कटाना हीरो के तौर पे, और उसे कपड़े चेंज करवाती है। और उसके बाद यहाँ पहुँचता है कियो का ये साथी, जिसको काफ़ी आसानी से डोमिनेट कर पाती है रेप्टिलिया। तो वो लेकर आता है कुछ बीस्ट को, जो कि कॉपी बीस्ट है, और उसको काफ़ी आसानी से ला देती है अपने कटाने के इस्तेमाल से, और साथ में इस बंदे को भी बीच में से काट देती है, जिसके बाद उसको हिलने से मना करती है, जैसा करने से वो मर सकता है बिल्कुल इन बीस्ट की तरह। और रेप्टिलिया वहाँ से निकल जाती है, जहाँ रास्ते में उसे दिखता है एक और बड़ा सा बीस्ट, जिसके खिलाफ शायद वो नहीं लड़ पाएगी और वो हार मान लेती है। लेकिन तभी उसे बचाने के लिए बीच में आती है शील्ड, जो कि शील्ड हीरो की होती है, और बाकी सब लोग मिलकर उस बीस्ट को हरा देते हैं। और इस तरह से दोबारा स्वागत हो चुका है रेप्टिलिया का, जहाँ पे वो आज़ाद हो चुकी है और अब स्लेव नहीं रही, लेकिन फिर भी उनके साथ रहेगी क्योंकि इनकी टीम के मेंबर थी वो शुरू से ही, और यहाँ मिलती है बाकी लोगों से और साथ में रैप चैन से भी। और अगर हम बात करें वेव की, तो उसके आने में भी 3 दिन बाकी है। तो कियो का जो साथी आधा हो चुका था उससे मिलता है कियो, और उसको शायद भड़काने की कोशिश करता है, जहाँ पे भड़क कर उसे मारने जा रहा होता है, और अपने कटे हुए शरीर की वजह से वो आधा हो जाता है, तो शायद वो मर चुका है। अब इस सब के अलावा यहाँ मिलती है किजुना और ग्लास, जो एक दूसरे को काफ़ी मिस कर रहे थे, लेकिन किजुना नाराज़ है ग्लास से, क्योंकि उसने वेव रोकने के लिए नाओफुमी और उसकी टीम से हमला किया था उनकी दुनिया में जाकर, जो कि बिल्कुल सही नहीं था, जिसके लिए वो लार्क और टेरेसा को भी डांट रही होती है। पर नाओफुमी पूछ लेता है, तब तुम क्या करोगे जब ये सिर्फ एक आखिरी तरीका होगा, या तो तुम्हारी दुनिया या हमारी दुनिया। जहाँ वो कहती है मैं उसके बाद भी तुमसे नहीं लड़ूंगी और कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूँगी जहाँ पर दोनों दुनिया बच सके, जिस पे नाओफुमी उससे हाथ मिला लेता है। और अब यहाँ पर ये शख्स उसको ठीक कर रहा है, जो कि आधा कर चुका है, मतलब कि वो ठीक कर रहा है अपने साथी को। और कहानी में मुलाकात होती है यहाँ के ब्लैक स्मिथ की, जो कि हथियार बनाती है और उन्हें रिपेयर करती है, जहाँ पे इन सब के हथियार को बनाना और रिपेयर करना है इसको 1 दिन के अंदर
जहाँ बाहर इन्हें कोई चैलेंज करने आई है जो कि कियो की साथी है। और इनकी इतनी सारी फौज देख के वो नहीं रुकती और ये सब साथ मिलकर से लड़ना शुरू करते हैं, जहाँ पे ये शायद अपने अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं। तो कहीं शील्ड हीरो के बाहर तो कहीं पे एल लार्क के बाहर। पर जो तलवारें लेकर आई है वो उसकी शक्तियाँ सोख रहा है। जहाँ ये तलवार छोड़ देती है लेकिन ये तलवार इसको नहीं छोड़ती, जो बिल्कुल बाकुटो की तरह लगती है, जो ब्लीच का पार्ट है। अब जहाँ पर ये तलवार इसको जकड़ लेती है लेकिन इसको रोकती है हंटर हीरो, और साथ में ये लोग मिल मिलकर इस तलवार से लड़ाई करते हैं, जहाँ इस तलवार पर अलग अलग वार और अपने अपने वार मार कर ये तलवार को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो आसमान में जाके फट जाती है। जिसका मतलब ये निकला कि शायद ये तलवार इस लड़की को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देती इन सबको हराने के साथ साथ, जैसा कि क्यू का मोटिव रहा होगा। और ये कहती है कि तुम मुझे मार डालो। लेकिन ये विलन नहीं है, जहाँ पे ये इनसे मिलती है, घुलती है, जानती है इनके बारे में और फील कर पाती है कि ये काफ़ी हद तक इनकी तरह ही है, कुछ अलग नहीं है, ये विलन नहीं है। और वैसे यहाँ पर बात चलती है क्यू की, जहाँ ये क्यू की साथी है पर जो चाहता है एक नोबल कॉज और वो है वेव्स को रोकना। लेकिन अगर ऐसा भी हुआ तो शील्ड उसको माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने औस्त सामा को मारा है, जो कि टर्टल स्पिरिट टर्टल की गार्जियन थी या फिर स्पिरिट टर्टल खुद थी। और इस सब के अलावा यहाँ पर वेव आने में अभी सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। तो किजुना इससे और बातें करती है, जहाँ ये बताती है अपने और कियो के बारे में, जहाँ कियो और ये बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। जहाँ कियो किताबी कीड़ा था और जिसके वजह से उसे काफ़ी सारे बच्चे इतना कुछ पसंद खास नहीं करते थे, पर इसने उसको जाना समझा और उसके साथ किताबी कीड़ा बन गई और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। जहाँ वो वेव के बारे में जानता था और वैसल हीरोज़ के बारे में जानता था और इन सबको रोकने का तरीका ढूंढना चाहता था, जैसे कि उसको लगा, जिसके लिए उसने ज़्यादा नॉलेज ना होने की वजह से तलवारबाजी शुरू की और शील्ड बनने का चाहा, मतलब उसके लिए हथियार बनने का चाहा, जहाँ की वो नॉलेज बनता जो कि वेव्स को रोक देता। जिस तरह से साथ में रहे और इसे कियो अच्छा लगता था कि वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन कुछ बातें ऐसी ज़रूर रही होगी जो कि कियो ने उसे छुपाई होगी, जो सामने नहीं आने दे रहा, जिसके वजह से शायद शील्ड हीरो से नफरत करता है, जो कि वो कह रहे हैं कि वो बुरा है। तो क्या होगी वो सारी बातें सबको समझ कर उसे लगता है कि शायद कियो इतना अच्छा इंसान भी ना रहा हो। और जहाँ हरे ट्यूब में इसने उस शख्स को रखा था जिसको किसे रिपेयर करना था या फिर दोबारा ज़िंदा करना था, वहाँ पर इसकी शक्तियों से शायद वेव्स को दोबारा मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ टाइम जो है वेव्स का वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और वेव्स पहले से ज़्यादा तेज़ी से आ रही है। मतलब वेव अब आ चुकी है, जहाँ 2 दिन बाकी थे लेकिन ये अगले ही पल में आ गई। और बाकी सारे लोग शील्ड हीरो और उसकी दुनिया के लोगों को छोड़कर पहुंच जाते हैं कियो की लैब के बाहर, जहाँ वो देख पाते उसकी लैब को। और कियो का मोटिव था वेव को रोकना नहीं, उसको और एक्सलरेट करना। और इन सबको यहाँ टेलीपोर्ट करने का मतलब शायद ये हो सकता है कि ये इनकी शक्ति को इस्तेमाल करके बाकी दुनिया में कुछ तहलका मचाना चाहता होगा, जिसकी वजह से इन्हें टारगेट किया गया और ये लोग वहाँ पहुँच गए। तो इसकी शुरुआत में हम नाओफुमी की नॉर्मल लाइफ देख पाते हैं, जो कि वो अपनी दुनिया में जीता था, जैसे कि सारा टाइम गेम खेलते बिताना। और ऐसे ही कियो की लाइफ भी चल रही थी, जहाँ नाओफुमी ज़्यादातर गेम में चीज़ें बेचा करता था और कभी कभी कैपिटल की मदद किया करता था। और कियो भी अपनी जगह काफ़ी फेमस हुआ करता था गेम के अंदर। तो नाफुमी इस जगह तब आता है जब वो एक बुक की शॉप में जाता है और गलती से या फिर पता नहीं कैसे इस किताब के अंदर घुस के इस गेम का पार्ट बन जाता है। और कियो के साथ कुछ अलग होता है, जहाँ शायद वो सुसाइड कर लेता है और उसके बाद उस जगह पहुँचता है जो कि उसकी अलग दुनिया है, जिसको वो अपने हिसाब से चलाएगा। और इस दौरान वो ऐसा करते हुए वेव क्रिएट करता है। तो यहाँ वोल्ट हीरो पहुँचता है नाओफुमी और उसकी टीम को लेने के लिए वेव वाली जगह पर, जहाँ पर कि बाकी हीरोस लड़ रहे होते हैं। और नाओफुमी यहाँ नाराज़ है इस लड़की से जिसने कि वेव क्रिएट करने में मदद की होगी काफ़ी हद तक की होगी, लेकिन वो खुद शर्मिंदा है। अब बढ़ते हैं हम आगे उस जंग की ओर, जहाँ पे तरह तरह के मॉन्स्टर दिखाई देते हैं, जिसमें कई सारे माइथोलॉजिकल क्रिएचर दिखाई देता है, जैसे कि कुछ भगवान जैसे क्रिएचर, जैसे कि इंडियन या इजिप्शियन गॉड्स या फिर ऐसे कुछ क्रिएचर्स जिनसे लड़ना काफ़ी मुश्किल है। और इनका मुकाबला कर रहे हैं लार्क और उसकी टीम। जहाँ नाओफुमी और उसकी टीम पहुँचती है कियो के लैब के अंदर और देखती है यहाँ शीशों में काफ़ी सारे सैंपल रखे हुए हैं और उन्हें बढ़ना है आगे कियो को ढूंढने के लिए। लेकिन तभी अपने मास्टर का बदला लेने के लिए उड़ के सामने आते हैं, जिन्हें कि अब आधा इंसान और आधा कुछ और बना दिया गया है, जैसा ऑफकोर्स कियो ने किया है। तो जैसे इनके मास्टर को हराया था वैसे इनको रोकने के लिए भी रेप्टिलिया आगे बढ़ती है और इन तीनों को एक ही वार में हरा देती है। लेकिन उनकी तलवार हार नहीं मानती जो फटने जा रही होती है, जिसके इम्पैक्ट को रोकने के लिए नाओफुमी अपने सभी शील्डों का इस्तेमाल कर लेता है। और इस तलवार के फटने का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन नाओफुमी की शील्ड की वजह से किसी पे कोई असर उसका होता नहीं है। और वहाँ पहुँचता है कियो अपने नए प्यादे के साथ, जो इन तीनों लड़की का मास्टर था, जिसको रिवाइव करने का वादा किया था कियो ने, लेकिन वो वादा उसने निभाया हुआ नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ जो ये बना है वो काफ़ी तक ज़ॉम्बी लग रहा है, जिंदा इंसान नहीं। जिसको रोकती है रेप्टिलिया फिलो और कियो के साथ ही, जहाँ कियो की ओर बढ़ता है शील्ड हीरो और
रीशिया, जिस जगह की वो दिखाता है टर्टल स्पिरिट की जमा की हुई शक्तियाँ, या फिर यूं कहे कि ओस्ट समा की जमा की हुई शक्तियाँ, जिसको देखकर नाफुमी आग बबूला हो जाता है और गुस्से में रे शील्ड का इस्तेमाल करता है, क्योंकि इस समय उसके पास काफ़ी नफरत की वजहें हैं कियो से करने के लिए। जिसमें कियो भी आग में घी की तरह काफ़ी सारी और खड़ी खोटी बातें सुनाता है कि मैंने ये किया, तुम्हारी वजह से ओस्ट समा मारी गई। जिससे वो काफ़ी गुस्से में अपने अंदर के ड्रैगन से, जो कि इस रे शील्ड का मेन एलिमेंट है, उससे बात करके अपनी शक्तियों को उससे काफ़ी हद तक जोड़ लेता है। और रीशा सोचती है उसको रोकने की, जहाँ रीशा से रोकने के लिए बढ़ती है, लेकिन रीशा को पकड़ लेता है और उसे भी काफ़ी बुरी बुरी बातें सुनाता है कि तुम मेरे साथ क्यों हो मैं नहीं जानता, तुम यूज़लेस हो, क्योंकि तुम्हें सिर्फ एक चीज़ से मतलब है, वो हीरो। मतलब जिसमें इतना सिंपली उसने कुछ नहीं कहा था, काफ़ी विचित्र और घिनौने शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसने कहा था। पर रीशा सब झेल जाती है और वो कहती है कि मुझे पता चल गया कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, जो मैं जानना चाहती थी। और इस सब के साथ कभी काफ़ी हद तक अपने आप को कंट्रोल में करता है नाओफुमी, और समझ पाता है कि वो कंट्रोल किया जा रहा है रे शील्ड के हाथों, ना कि वो रे शील्ड कंट्रोल कर रहा है। तो अगर हम बात करें रेप्टिलिया की, तो उसने हरा दिया उस शख्स को जो कि उन 3 लड़कियों का मास्टर था, और उसके पास थी मिरर हीरो की मिरर, जिसको उसने हरा दिया और अब मिरर उसके पास है। अब इस सब के साथ साथ रे शील्ड को कंट्रोल करते हुए और काफ़ी हद तक यहाँ पर ओसामा के सामने आने के बाद और अपनी बाहों में रेप्टिलिया और फीलो को पाने के बाद वो कंट्रोल कर पाता है अपनी शक्तियों को और यूज़ कर पाता है वो शील्ड जो कि उसको ओसामा ने अपनी शक्तियों से दिया था, जिसका अगेंस्ट की वो अपनी वार का इस्तेमाल करता है। लेकिन इस शक्ति में वो जोड़ते हैं मिरर हीरो की शक्तियों को भी, और दोनों के वार आपस में टकराते हैं, जहाँ ओवर पावर कर देते हैं नाफुमी की शक्तियाँ क्यू की शक्तियों को और उसको हरा देते हैं। जिसके साथ साथ वेव ख़त्म हो जाता है और उसकी वो बुक जो कि बेसिकली उसकी हीरो बुक थी, जिसके वजह से वो हीरो बना था यहाँ का ये वाला हीरो, वो अब नहीं रहा, वो नीचे गिर जाती है और वो नहीं रहता। मतलब क्यों हार जाता है। अब पता नहीं क्या होगा, रियल वर्ल्ड में पहुंचा होगा या फिर यहाँ पे मर गया तो वहाँ ही मर गया होगा। पर जो भी हो, सबका एंड होता है इस जगह और हार जाता है क्यों, जिसके साथ ये लोग आए की प्लानिंग कर रहे होते हैं, जो कि पार्टी करने की बात होती है। पर तभी ये लोग वापस समन किए जाते हैं अपने रियल वर्ल्ड में, क्योंकि इन्होंने वो मिशन पूरा कर लिया और टर्टल स्पिरिट की शक्तियों को रिट्रीव कर लिया है। जहाँ दोबारा मिलने का वादा लेती है आजुना, और उसके साथ वो लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं और पहुँचते हैं अपनी दुनिया में, जहाँ पे टर्टल को हराने के लिए अवार्ड मिलता है नाफुमी को और बाकी हीरोज जिस दौरान नाफुमी उनकी दुनिया में था। यहाँ उन लोगों ने वेव को हरा दिया, मतलब वेव जो भी आई थी उसको रोक दिया। तो इस सब के अलावा ये चुनौतियाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आगे हमें कुछ और चुनौतियाँ देखने को मिल सकती है, क्योंकि गार्जियन जो था, मतलब गार्जियन जो भी था बीस्ट फिनिक्स का, वो अब जाग चुका है। तो क्या पता नए स्पिरिट गार्जियन को हम देख पाएंगे, जो कि इस बार फिनिक्स होगा और उसको कैसे रोकेंगे ये लोग, वो भी हमें शायद आगे पता चलेगा। जहाँ कुछ और स्लेव्स देखे जा रहे हैं जो कि शायद डैमी ह्यूमंस या फिर क्या है, जिनसे शायद मिले इन फ्यूचर नाओफुमी। तो वैसे अब आप क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो के सीज़न 3 में और आगे आने वाले सीरीज़ में? जो भी होगा अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगली मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।